गुड इवनिंग ऑल। बेटा, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली थी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हो गया था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने पास है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, और लोकल मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो अब हमें फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, ऑर्डर टेस्ट दोनों आने चाहिए। वैसे पेपर में ये बहुत कम चांस होता है कि ये लिख करके आए कि बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ नहीं आता, बस वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछेगा। हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना चाहिए और कहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जहां लगाना है। अभी क्लियर हो जाएगा कि हम सेकंड ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि सेकंड यहाँ पर फेल हो गया, अब आपको फर्स्ट लगाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही निकलेगा 12th क्लास में। बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला जा सकता है, बट वो सिलेबस में नहीं है 12th क्लास के। ठीक है ना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर आ रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि सपोज अपने पास कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, let y is equal to fx be any function। ठीक है, डिफाइंड किसी भी इंटरवल में है वो तो रहेगा डिफाइंड। ठीक है, इंटरवल आई में या ऑल रियल के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप इसका पहला डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई डी एक्स हो गया और fx का डेरिवेटिव f डैश x हो गया। ठीक है, करा देंगे बच्चे। ठीक है, पहले अब फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट कर दूं। वैसे तो एक बार इंडेफिनेट का करा चुका हूं रिवीजन, लेकिन फिर हम दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो जो डाउट आएगा उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, कितना आ गया f डैश x। यहां तक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की सिचुएशन सेम है। अब निकालना है बेटा क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पिछली क्लास में क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हमने काफी डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्रिटिकल पॉइंट को लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या चलो ये भी लिख देता हूं, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। ऐसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब जो भी आपका डेरिवेटिव है f डैश x को आपने 0 रखा और रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x आप निकालते हैं। ठीक है ना, इसको तो अब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सारा पढ़ ही चुके हो आप लोग। फिर सपोज x की वैल्यूज आ गई क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से c1। मैं 3 वैल्यूज यहां इसलिए ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमेशा 3 ही वैल्यूज आएंगी, एक आ सकती है, 2 आ सकती है, कोई भी नहीं आ सकती। c1, c2 और c3, 3 वैल्यूज ले रहा हूं क्योंकि मैं 3 सिचुएशन यहाँ पे जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, करेक्ट, और इससे कम भी हो सकती है। तो ये बस मेथड समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई c1, c2, c3। अब क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेटा जितना भी आपने एप्लीकेशन किया था उसमें आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज किया था। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में सेकंड ऑर्डर ही कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड ऑर्डर क्या होता है, इजी होता है, इसलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसका जो आंसर लिखना होता है वो काफी आसान हो जाता है। उसका जो बिकॉज है, बिकॉज दिस वैल्यू, बिकॉज dy by dx2 is less than 0, therefore it is maximum, more than 0 it is minimum, ये ज्यादा इजी रहता है।
कि कंपेयर करें हम फर्स्ट को कि इफ बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्लाइटली मूविंग थ्रू द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी है, ठीक है। तो वहां रीजनिंग देना काफी मुश्किल हो जाता है, उसके हिसाब से इसकी रीजनिंग इजी होती है, इसलिए सेकंड ऑर्डर यूज करते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने चल रहा हूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ये बन गया d2y बाई dx2 दैट इज f डबल डैश x, ठीक है। अब हम पॉइंट लेना शुरू करते हैं। इफ d2y बाई dx2 फॉर ऑल x इज इक्वल टू c1 इज ग्रेटर देन 0, मान लो आपने पॉइंट c1 रखा डबल डेरिवेटिव में और उस पर आपका डबल डेरिवेटिव क्या आया, ग्रेटर देन 0, देन c1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा। एंड अब इस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ सी वन इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, इफ d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू c2, दूसरा हमने मान लो पॉइंट लिया और वो आपको नेगेटिव दे यानी लेस देन 0, देन c2 इज पॉइंट ऑफ लोकल maxima, C2 is point of local maxima and FC2 is local maximum value। FC2 क्या होगी बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड केस देखते हैं कि इफ d2y by dx2 एट x इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू 0, तीन केस पे आ गया, लेस देन 0, मोर देन 0, तो हम एक डेफिनेट आंसर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इज इक्वल टू 0 आ गया किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक मिनट बच्चों, गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड C3 is local maxima or local minima or point of inflection, point of inflection। डबल डेरिवेटिव किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर अगर मोर देन 0 आता है तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और उस पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो है लोकल मिनिमम वैल्यू। डबल डेरिवेटिव अगर उसी किसी क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 आता है तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और डबल डेरिवेटिव अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर 0 आता है तो इस केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, और अगर वो फेल हो गया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना है कि भाई अब सी का नेचर आपको बताना है कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों यही पूरा प्रोसेस है, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है आपको डिफाइन करनी, बस आप प्रोसेस पर ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो अब बस मेरे को जस्टिफाई कर दो किसको किसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं, हैंड रेस कर दो, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करा के इसको समझाता हूँ, फिर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पर चलेंगे, ठीक है।
ठीक है, अभी चार चार स्टूडेंट्स रह गए हो, सम्यक, तनिष्क, उज्जवल और वैभव। अगर कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। सम्यक एंड तनिष्क, सभी को क्लियर है इसका मतलब? ओके, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी सब लेके बैठे हो या नहीं? ठीक है, नहीं तो 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट एनसीईआरटी लेके आ जाओ। पेज नंबर 223 पर आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 223। अब हमें तो पता ही चल गया कि हम हर एक में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और हमें पता ही चल जाएगा कब सेकंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। ज्यादातर जैसे लीनियर फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन जब भी आएगा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना होगा, क्योंकि जब आप पहला सब वॉइस ब्रेक हो रही है तभी वो कांस्टेंट हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव करते ही वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में आप यही लगाइए। ठीक है, और एक अभी स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं कि भाई उसमें ही क्यों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। ठीक है ना, समझ गए? देखो क्वेश्चन अब पेज नंबर 223 पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 30 पे हम बात करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 30 हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। बस पॉइंट पूछा है, वैल्यू आपको पता ही है, जब पॉइंट आ जाए तो उसको कहां रख लेना है, फंक्शन में रख लेना है, तो वो वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अब अपने पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ -6x² प्लस 6x प्लस 5। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अपने आप ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होने वाला है इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डेरिवेटिव में स्क्वायर होगा, सेकंड डेरिवेटिव में ये पावर 1 हो जाएगा, है ना। समझ गए? फर्स्ट में स्क्वायर और सेकंड में पावर 1 हो जाएगा। और अगर यही होता आपका लीनियर, तो पहला डेरिवेटिव करते कांस्टेंट हो जाता, सेकंड डेरिवेटिव करोगे जीरो हो जाएगा। पता ही चल गया, सेकंड डेरिवेटिव जहां पर भी जीरो आ जाए तो समझ जाओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो हमें कहां जाना होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया बच्चों एफ डैश एक्स, और 2x³ का डेरिवेटिव हो गया 3 इंटू 2 6x² -12x प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अब हम बना लेते हैं फैक्टर 6 कॉमन, x² -2x प्लस 1 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू x -1 होल स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 के यहां तो चांस ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। दिस इंप्लाइज 6x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x -1 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। करेक्ट बच्चों? अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा f डबल डैश x। एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है बच्चों, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई भी हो सकता है ये। f डबल डैश x किया, बाकी सबको ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जरा हैंड रेस करो अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो कनेक्शन में। तो सभी को ठीक वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? अंश कोई दिक्कत? हैंड रेज है बेटा। अभी ठीक है परी? सर वो लोअर नहीं हो रहा था हैंड इसलिए। अच्छा, नहीं ठीक है बाकी ना, कोई हाँ प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं बेटे एफ डबल डैश एक्स की।
एफ डबल डैश एक्स की बात करूं तो 6 बाहर, ये आ गया अपने पास 12 एक्स माइनस 1 और फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? करेक्ट। एफ डबल डैश एक्स आ गया 12x माइनस 1। अब देखो एफ डबल डैश एक्स की जगह आपने 1 डाल दिया, 12 इंटू 1 माइनस 1 0, मतलब इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एफ डबल डैश 1 0 लिख सकते हो, ये तो मैं बस शो कर रहा हूं आपको। तो एफ डबल डैश 1 12 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी हम पहुंच गए अपने थर्ड क्राइटेरिया पर कि सेकंड डेरिवेटिव एट अ क्रिटिकल पॉइंट इज 0, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया फेल। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया फेल तो अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जा करके 1 के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पर। फर्स्ट ऑर्डर का सारा जो समान है वो अपने पास है, पहला डेरिवेटिव हो चुका है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, बस हमें इसका नेचर बता देना है। देखो बच्चों वैभव भी ठीक है, बार बार मूव हो रहे हैं आप, क्या बात है? ये हमने बेटा पुट कर दिया 1, जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है। 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट अगर आप कोई भी पॉइंट लें तो पॉजिटिव ही होगा। फर्स्ट में आप इसको पुट करते हैं क्योंकि हमें देखना होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। कुछ भी रखो 1 के लेफ्ट में, समथिंग माइनस स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, x माइनस 1 नेगेटिव आएगा, आफ्टर द स्क्वायर इट इज पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, वेरी क्लोज लेफ्ट ऑफ 1। और अगर राइट में कुछ भी रखो आप तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, प्लस प्लस सॉरी, अभी भी पॉजिटिव ही आने वाला है, बिकॉज एफ डैश एक्स नॉट चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस इतना लिखना है, बिकॉज एफ डैश एक्स नॉट चेंजेस देयर साइन, because f dash x is not changes their sign moving through या simple through 1, moving through 1, therefore 1 is point of inflection। 1 क्या हो गया, point of inflection हो गया। अब ये क्वेश्चन देख के बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दो। अभी भी कुछ लोग हैं, सम्यक, उज्जवल, सर नेट बहुत ज्यादा इशू था, एक बार वैसे एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन था बच्चे अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, हमें इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर तो समझ में आ गया था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया बेटा इसका, तो 2x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, जितना आप फैक्टराइज कर सकते हैं आप फैक्टराइज करिए, 6 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स 0, आपके पास बस एक क्रिटिकल पॉइंट आया वो है 1, आ गया अपने पास। जब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो एफ डबल डैश एक्स की बात करो, एफ डबल डैश यानी आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, 6 इंटू 2 12 x माइनस 1,
6 बाहर, x माइनस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो nxn-1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको 1 देगा। अब क्रिटिकल पॉइंट पुट करो तो f'(1) कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर 0 आता है तो अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब आप ये नहीं बता सकते कि 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल, देन गो टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। बस अब हम देखते हैं कि उस पे f' का साइन कैसे मूव करता है। तो 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट आपने एक पॉइंट लिया और f' में ले जाकर के पुट किया 6 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर में। जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे x की कोई भी वैल्यू लेंगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 6 इंटू एनी पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी जस्ट लेफ्ट ऑफ 1 अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं रियल नंबर तो आपको f' का साइन प्लस मिलता है। इसी तरह से राइट में अगर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तब भी ये प्लस होगा क्योंकि वेरिएबल स्क्वायर में है। तो बिकॉज f' नॉट चेंजेस देयर साइन थ्रू 1, भाई प्लस से माइनस नहीं हो रहा, माइनस से प्लस नहीं हो रहा, प्लस का प्लस ही है या माइनस का माइनस ही है, चेंज नहीं हुआ, देयरफॉर 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब बताइए वैभव, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन अभी लेता हूं, देखिए और क्लियर होगा। अब मैं अपने एग्जाम्पल 29 पे बात करूंगा जो हमने पिछली क्लास में किया था। एग्जाम्पल नंबर 29, ये भी हमने बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किया था। इसके बाद अब आप कंपेयर करना कि कौन सा टेस्ट इजी रहेगा। एग्जाम्पल 29 पे मैं बात करने चल रहा हूं। एग्जाम्पल 29 कह रहा है f'(x), केशव ये क्लियर नहीं हो रही बात, f'(x) तो दोनों में ही चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर में f'(x) के साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑर्डर में जाओगे तब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल 29, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। ये देख लेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चाहिए। ठीक है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट का काम करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। f'(x) इज 3x² माइनस 3, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। f'(x) 3 is common, it is x² minus 1. This implies f'(x) is equal to 3 into x minus 1 into x plus 1, a² minus b² का फॉर्मूला। For critical point, put f'(x) is equal to 0, रख दिया हमने, यानी 3 x minus 1 x plus 1 is equal to 0। 3 0 के नीचे गया 0, एक क्रिटिकल पॉइंट x1 आ गया और एक -1 आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर में तो हमने इसको नंबर लाइन पे रखा और f'(x) का साइन देखा, लेकिन अब सेकंड ऑर्डर में क्या करोगे? ये रहा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में डेरिवेटिव। अब इसको डेरिवेटिव के लिए ना उठाओ, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये ठीक रहेगा। अब आप निकाल लीजिए डबल डेरिवेटिव। f'(x) आ गया बच्चे 3 एज इट इज, x² का 2x और 1 का 0, यानी 3 इंटू 2 6x अपने पास डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है ना? अब बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट से f'(x) का नेचर। भाई अगर fx दे तो f'(x) और f'(x) की वर्किंग करनी है, y दे तो dy/dx और d2y/dx2 की वर्किंग करनी है। ये तो बस सिंपल प्रेजेंटेशन है ना? क्लियर है ना? तो अब मैंने लिया बेटे f'(1) यानी 6 इंटू 1। 6 इंटू 1 की बात करूं तो f'(1) कितना आ गया? 6।
पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज एफ डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आप चेक करें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी 1 ही आया था पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सही है, लोकल मिनिमम वैल्यू पूछे तो अब आप निकाल सकते हो लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f1। फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो व्हाट अबाउट f1? f1 इज 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, आंसर इज 1। ये आपका मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब चलिए f डबल डैश -1 पे बात कर लेते हैं। तो 6 इंटू -1 कितना आंसर आ गया? -6 आ गया। बिकॉज f डबल डैश -1 इज लेस देन 0, देयरफॉर -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और f -1 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब निकाल लो आप f -1, तो -1 क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3, यानी -1 प्लस 6, आंसर इज 5। आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे बनेगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करना है, ठीक है। और अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो तब भी आपने देख लिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे आप यूज करेंगे। तो ज्यादा आसान है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट से, बहुत ही इजीएस्ट है, देखते जाओ। हाँ जी, कोई अब किसी को कुछ डाउट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में? हैंड रेस करो अगर कोई डाउट निकल रहा हो तो। अच्छा, अगर आप सबको समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दो। परी और शेफाली, कोई डाउट बच्चों? पूछो। ओके, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूं और उसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रख लो। एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 कह रहा है बेटा, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3 प्लस mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझ लो कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि d/dx ऑफ mod x, आप कभी कोई आंसर नहीं बता सकते। सबसे पहले इस mod x को ब्रेक करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन में। तो यानी आपका जो पूरा फंक्शन दे रखा है, पहले तो आप इसे mod हटा करके बनाएं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि mod x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। अब इसका एक छोटी सी ज्योमेट्री समझ लो। किसी भी फंक्शन में जहां पर ये कॉर्नर पॉइंट बनता है ना, जैसे ये पॉइंट बन रहा है, जब मॉड का आप ग्राफ बनाएंगे तो इस पे कभी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कर्व नहीं बन रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। वर्टेक्स टाइप का अगर आ गया, जैसे पॉइंट आ गया, तो आप उस पर कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है, ज्योमेट्रिकली भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब पहले तो हम फंक्शन प्रिपेयर करते हैं। फंक्शन डिपेंड करता है mod x पे, ये थोड़ा मैं डिटेल में अभी एक बार लिख दूंगा, ठीक है।
बाकी उसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मैं पहले मॉड एक्स एक बार तुम लोगों को रिपीट कर दूं, वैसे तो बहुत बार हम कर चुके हैं, आशा करता हूं सबको याद होना चाहिए। माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 है, और पॉजिटिव होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम यही फंक्शन अगर आपको बनाना है भाई 3 प्लस मॉड एक्स, आप 3 यहां पे जब ऐड करोगे तो दोनों जगह ये सिचुएशन हो जाएगी, 3 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और 3 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट बच्चों? यहां किसी को कोई डाउट? मेन फंक्शन ये बना है 3 प्लस मॉड एक्स, ये मैंने सिर्फ समझाया है कि मॉड एक्स क्या होता है, पहले भी हम इस पे काम कर चुके हैं। आपके पास एफ एक्स आ गया है, ठीक है ना, समझ गए? अब मुझे बताना है कि भाई कब ये मिनिमम है, मतलब क्या कौन सा इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पहली बात हमें ये पता लगानी है। तो हम फाइंड आउट करते हैं एफ डैश एक्स। ये ध्यान रखना है कि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो जो मॉड एक्स है वो 0 को छोड़ करके हर एक रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए आपको यहां पर केयरफुल रहना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आप 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, 3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इफ x ग्रेटर देन 0। ओके, और 3 प्लस एक्स का करेंगे 3 0 x का 1 इफ x इज, सॉरी बेटा एक मैंने गलती कर दी है, सॉरी, when x लेस देन 0 है, सॉरी, when x लेस देन 0 एंड 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू इसमें नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर इक्वल टू कर दोगे तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो x क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया, बस समझ गए? f डैश x अपने पास आ गया है। अब क्या सेकंड ऑर्डर की तरफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होगा या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पड़ेगा, इसको आपको खुद डिसाइड करना है। अब जरा इसका सेकंड ऑर्डर जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो -1 का 0 इक्वल टू पे बेटे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबिलिटी में चेक किया है, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए आप 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, -1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, +1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, यानी डबल डेरिवेटिव आपको क्या दे रहा है? 0। अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, अभी क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकाला, तब भी डबल डेरिवेटिव आपको 0 ही मिल रहा है, तो देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। सही है। अब हमें अप्लाई करना होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। बट इस क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालें? भाई f डैश x को 0 रखेंगे तो आंसर कहां x का मिलेगा? अब यहां पर वो बात है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, यानी अगर आप यहां पर बनाएंगे मॉड का ग्राफ, ध्यान देना बच्चों, अगर मॉड x का ग्राफ बनाएं XO x डैश YO y डैश, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। अगर आप मॉड x का ग्राफ बनाएंगे यहां पर तो ये आपके पास मॉड x का ग्राफ आएगा, ये देखिए, ठीक है, समझ गए? मॉड x का ग्राफ आ गया। लेकिन मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं कि मॉड 3 प्लस मॉड x का ग्राफ क्या होगा। 3 प्लस मॉड x का ग्राफ, मॉड x की वैल्यू में x को आप डालो 0, तो fx कितना आ गया? 3। जब आप बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे, भाई x 0 रखने पर आपको y क्या मिल रहा है? y आपको मिल रहा है 3, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो गया आपका 0 और 3, ये ग्राफ है फंक्शन का। पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पर या तो f डैश x 0 होता है या f डैश x नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां देखो कौन सा पॉइंट है जिसपे f डैश x नॉट डिफाइंड हो रहा है, वो है 0, तो 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट।
यहाँ आप एफ डैश एक्स 0 पुट करके या 1/0 पुट करके नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो 0 इज व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब 0 अपना क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां रीजनिंग आप करेंगे, बिकॉज एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड at x is equal to 0, therefore 0 is critical point। अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो हमें पता है भाई डबल डेरिवेटिव पे तो आप नहीं बता सकते कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसके लिए अब हमें आना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। तो आप क्रिटिकल पॉइंट को आपने लिया, देखिए नंबर लाइन पे हमने ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे तुम लोगों के दिमाग में बातें जाती हैं। अगर 0 के वेरी क्लोज लेफ्ट आप देखिए, 0 के वेरी क्लोज, व्हेन x लेस देन 0 क्या आ रहा है बेटे? -1। एफ डैश एक्स का साइन क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, वेरी क्लोज राइट ऑफ 0 एफ डैश एक्स क्या हुआ? +1, यानी साइन क्या हुआ? पॉजिटिव। बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सही है ना? साइन तो चेंज हुआ, बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यार रुक जाओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर एक काम और कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूविंग थ्रू 0। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव moving through 0, therefore 0 is point of local minima। 0 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब अगर 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, उसने तो लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी थी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा f0, यानी 3 प्लस मॉड 0, आंसर इज 3। अब मैं तुम लोगों को ग्राफिकली भी एक बात समझाता हूं। सबसे छोटी वैल्यू देखो ग्राफ की कितनी मिल रही है, यहां पॉइंट पे देखो आपका f कितना आ रहा है? 3। मैंने ग्राफिकली भी बता दिया, लोकल मिनिमम वैल्यू इज 3, बट आपको करना इसे एल्जेब्रिकली है, देखो ध्यान से। ठीक है, 20 सेकेंड्स देता हूं, इस क्वेश्चन को लेकर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसे पूछो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। ठीक है, ओके केशव। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो fx इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पहले आप इससे एक स्टैंडर्ड फंक्शन तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब मॉड x पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन के लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा। तो इसलिए मैंने मॉड का ग्राफ बना दिया, पेपर में इसकी जरूरत नहीं है कि मतलब मॉड के फंक्शन को डिफाइन करना, आपको सीधे ये डिफाइन करना 3 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो मॉड माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन 0 हो, और मॉड प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो मॉड का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाला, और 0 उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब 3 प्लस मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया? आप क्या करो, आपने मॉड में 3 ऐड किया, यानी दोनों सिचुएशन में आपको 3 ऐड करना है, तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ऐड करो, यही आएगा, क्राइटेरिया वही रहेगा। लेकिन जब आप डेरिवेटिव करेंगे तब आपको केयरफुल रहना है कि जब आप मॉड एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 0 पर मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है।
ठीक है, अब हमने निकाला एफ डैश एक्स, तो 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 3 का 0 माइनस एक्स का हो गया -1 व्हेन एक्स लेस देन 0। 3 प्लस एक्स में 3 का 0 हो गया और एक्स का 1 हो गया 1। अब क्राइटेरिया पे देखो, ध्यान दो, एक्स लेस देन 0 तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा मैंने, क्योंकि इक्वल टू पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना है, तो आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करते थे, तो यहां तो पुट नहीं कर पाएंगे भाई, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है ना। तो यहां आपको ढूंढना पड़ेगा जो क्रिटिकल पॉइंट की सेकंड डेफिनेशन है कि इफ एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन देन द पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो आप देखो 0 पूरी डोमेन में एक ऐसा पॉइंट है जिसपे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, तो 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया। जब क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया 0 है, तो अब हमें सोचना है कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा या फर्स्ट। अगर मैं एफ डैश एक्स जो कि -1 और 1 है, जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो -1 का डेरिवेटिव 0 +1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अगर एफ डबल डैश एक्स हो जाता है 0 बाय यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट और विदाउट यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल। अब यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया है फेल, तो हमें जाना होगा फर्स्ट। वो शो करने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो कोई जबरदस्ती शो करने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट को यूज करेंगे। तो फर्स्ट में क्रिटिकल पॉइंट के स्लाइटली लेफ्ट से स्लाइटली राइट तक हम फंक्शन के नेचर को देखते हैं, यानी साइन को। तो यहां वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। 0 के लेफ्ट में ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स का जहां मैंने फंक्शन बनाया है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 यानी 0 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स कितना है -1, यानी एफ डैश एक्स इज नेगेटिव एट लेफ्ट ऑफ 0। एफ डैश एक्स इज 1 ग्रेटर देन 0, यानी राइट ऑफ 0 पर एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूविंग थ्रू 0, देयरफॉर 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, आपने सीधे फंक्शन में ले आकर के वैल्यू रख देनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। 0 रख दिया, 0 का मॉड क्या होता है 0, 3 + 0 आंसर इज 3, ये अपनी मिनिमम वैल्यू हो गई। अभी बताइए केशव, क्लियर या नहीं? ओके अब बताओ कितनों को समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन, हैंड रेस करो। प्रथम, सत्यम, शेफाली, डाउट है कोई? ठीक है, तो ये सब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सारे क्राइटेरियाज आपने कंप्लीट कर दिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आपने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा इसको बोलते हैं, या इसे मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आपको यह समझना होगा कि मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बात अब आपको समझनी है। करेक्ट? देखिए, जब मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको बात समझ में आ जाए। एक्स ओ एक्स डैश, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट में ही हो सकता है। ठीक है, ग्राफ तो कहीं पर भी आ सकता है। करेक्ट, आपके पास एक ग्राफ है, फंक्शन एफ एक्स का मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक, करेक्ट। अभी ये इनफाइनाइट मतलब ऑल रियल इसकी डोमेन है, अभी बात ये हो रही है।
तो क्रिटिकल पॉइंट जो हो सकते हैं, ये हो गया अपने पास C1, ये हो गया C2, C3, C4, C5 और ये हो गया आपके पास C6। ठीक है ना, मैंने नॉट डिफाइंड वाले क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ग्राफ में नहीं बनाए, ठीक है, वो भी इसमें कंसीडर्ड है, ये समझ लो आप। अच्छा, अब अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात की जाए तो सबको क्लियर ये बात भाई, C1 मिनिमा है, C2 मैक्सिमा है, C3 मिनिमा, C4 मैक्सिमा, C5 मिनिमा, C6 मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है? C4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सबसे लोएस्ट कौन सा है? C1 यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पूरी डोमेन में है। लेकिन अगर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई आपको सिर्फ बताना है C2 से लेकर के C5 तक, आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन क्लोज इंटरवल C2 टू C5, कह रहा है इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आप बता दो मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कौन सा है। तो अब आप बताइए कौन सा होगा। C3 इज मिनिमम, मतलब इसमें जो सबसे लोएस्ट फंक्शन की वैल्यू देगा, जो पॉइंट, ये नहीं कि अपने आसपास, जो सबसे लोएस्ट देगा, जैसे मैक्सिमा मिनिमा है वो इन होल डोमेन है, बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है इन पर्टिकुलर डोमेन हो गया। उस पर्टिकुलर डोमेन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये रहा, देखो ध्यान से, C4 ये है आपका पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इस पे जो वैल्यू निकलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। और सबसे छोटा पॉइंट कौन सा बेटे, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू दे रहा है, वो C5 है। देखो C5 को अगर आप देखो तो C3 से कम है। C5 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और इस पर जो वैल्यू निकालेंगे वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट बेटा तो डाउट पूछो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। जो मैक्सिमा मिनिमा है उसको अगर आप एक रिस्ट्रिक्टेड क्लोज इंटरवल में कर देंगे तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर जो पॉइंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन की देगा वो होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू देगा वो होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अब आते हैं प्रोसेस टू फाइंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा विदाउट यूजिंग ग्राफ। ठीक है ना, चलिए अब इसके लिए बच्चों एनसीईआरटी पर आ जाइए और पेज नंबर 230 पर आ जाओ। हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट वर्ड ना लिखे, मैक्सिमा मिनिमा ही लिखे, लेकिन क्लोज इंटरवल साथ में आ जाए तो समझ जाओ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ही आपको निकालना है। वही हो गया मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 39 की बात कर रहा हूं। fx आपको दे रखा है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 5। कह रहा है इस इंटरवल में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है, या मैक्सिमा मिनिमा बताना है, या मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल, एक ही बात है। तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं f'(x), तो 3 2 6x², 15 2 30 और ये हो गया 36, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। इस पूरे रिजल्ट में से जितना फैक्टराइज कर सकते हो फैक्टराइज करो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना है 5x 6। जब मैं इसे फैक्टराइज करूंगा
तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। मेरे हिसाब से सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, रख दिया बच्चों। दिस इंप्लाई, अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन वही है, इधर f डैश x इक्वल टू 0 और 1/0। नाउ x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। अब यहां आपको कोई डबल डेरिवेटिव नहीं करना। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, कितना आ गया 3 और 2। सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है इसमें से कौन सा पॉइंट अपने क्लोज इंटरवल 1 और 5 के बीच में है। तो अपने क्लोज इंटरवल 1 और 5 के बीच में दोनों ही पॉइंट आते हैं। जो पॉइंट इस क्लोज इंटरवल के बीच में नहीं निकलेगा उसे आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो दोनों आ रहे हैं। अब क्या करना होता है, आपके पास 4 x की वैल्यूज हो गई, एक 1, एक 5, एक 2 और एक 3। इन चारों पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इन चारों पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जो दोनों एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल, और जो आपने उनके बीच में क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, उन सब पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम f1। फंक्शन अपना है x क्यूब 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। तो ये आ गया बेटे 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। देखिए आंसर आ गया आपके पास 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। 3 माइनस 12 36 में से हटा दो तो कितना आ जाएगा 14 24। आपके पास f1 की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब आप निकालो f2 की वैल्यू, लेकिन मैं f3 निकालूंगा, नहीं तो सब सोचते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट आप लेंगे। फिर आप निकालिए f3 की वैल्यू, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। फाइंड आउट करें तो 27 इंटू 2 54, 15 9 जा 135, 36 3 जा 108 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करके आपको यहां आंसर मिल रहा है 28, ठीक है। अगला फिर निकालो f2 पर वैल्यू। f2 हो गया अपने पास 2 इंटू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 29। फिर वैल्यू फाइंड आउट करिए बेटा f5 पर। तो 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। अब आपने सॉल्व किया तो आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है 5 पर 56। ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। देखिए f1, f2, f3, f5, मतलब एंड पॉइंट पर वैल्यूज निकालनी है और जो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं 1 और 5 के बीच में उन पर वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां पर है। अगर हम ध्यान दें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 56, ठीक है। तो 56 इज व्हाट, 56 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर मिला है 5 पर, ठीक है। एंड 5 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, करेक्ट। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है 24। तो 20, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एंड पे ही हाईएस्ट और लोएस्ट मिलेगा, बीच में भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो 24 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर है वो,
वो 24 आपको मिल रहा है 1 पर, एंड 1 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। जिस पे सबसे हाईएस्ट फंक्शन की वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और पूरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू दे, सबसे छोटी वैल्यू दे, वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है ना, समझ गए? यहां कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता, करेक्ट? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा या तो एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा। समझ गए? तो यहां पर भी जो पॉइंट होते हैं ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के जो पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं। ठीक है, समझ गए? करेक्ट। 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से दिमाग में दे सोच लो, कोई क्वेश्चन बनता हो तो क्लियर करो। है प्रोसेस तीनों बहुत ही आसान। फिर तुम लोगों को एक स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं इसका, एग्जांपल नंबर 40। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा बिल्कुल क्लोज हो गया है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पर, टेंजेंट नॉर्मल। हाँ जी बच्चों, डाउट बताइए किसी को है, और डाउट नहीं है तो हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया सारा तो। उज्जवल और मंजू, आप लोग प्रॉब्लम पूछो अगर समझ नहीं आया तो। क्लियर? ओके, सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 40 पर, पेज नंबर 230, एग्जाम्पल नंबर 40। इसको समझिए, कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एफ एक्स आपको दे रखा है 12 एक्स टू दी पावर 4/3 -6 x to the power 1/3 and x belongs to -1 to 1, x belongs to -1 to 1। और एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट आपको आता है तो एक बार आप मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो देख लेना, मैंने हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो अब आप देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता तो प्रॉब्लम शेयर करना, डिस्कस करूंगा। ठीक है, एफ एक्स कितना आ गया, 12x टू दी पावर 4/3 -6x टू दी पावर 1/3 और x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आपको क्लोज इंटरवल दिया गया। देखो अब इसमें फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं f'(x), तो 12 इंटू 4/3 x टू दी पावर 4/3 -1, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, -6 इंटू 1/3 x टू दी पावर 1/3 -1, 3 4 12, 4 into 4 16 x to the power 1/3, 2 3 6, sorry 3 2 6 x to the power -2/3। ठीक है, बहुत ही लोअर लेवल पे मैंने डेरिवेटिव किया है। ठीक है, इतना एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, एक मिनट बच्चों।
ठीक है, तो डेरिवेटिव हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि x टू दी पावर -2/3 है, क्रिटिकल पॉइंट जो कि हम आसानी से निकाल सकें। 16x टू दी पावर 1/3 -2 और ये आ गया x टू दी पावर 2/3। अब x टू दी पावर 2/3 हम ले लेते हैं एलसीएम। x टू दी पावर 2/3 इंटू x टू दी पावर 1/3, बेस सेम पावर इज एडेड, x टू दी पावर 3/3, यानी ये आ गया सीधे 16x -2। समझ में आ रहा है? ये अपने पास आ गया f'(x). एक बार फिर 5 सेकंड देता हूं, ध्यान से सोच लो कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर आगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब हमें ध्यान रखना होगा यहां पर कि क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो वेरिएबल है, यानी 1/0 वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है ना। तो f'(x) को पहले रख दिया आपने 0, तो ये आ गया 16x -2 अपॉन x टू दी पावर 2/3 0 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1/8। अब इसमें थोड़ा तुम लोग अपना दिमाग चला लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भी आसान नहीं करना चाहिए कोई चीज, एकदम ही आसान कर डालो। नेक्स्ट बेटे, ऑल्सो f'(x) इज 1/0। ठीक है, f'(x) इज 1/0 कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो आप लोग समझ गए। अब हम रख देते हैं 1/0। 16x -2 अपॉन x टू दी पावर 2/3 इज 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया x टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। जब x टू दी पावर 2/3 राइट पे जाएगा तो 0 की पावर क्या बन जाएगा, 3/2। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इसे सीधा x0 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। याद है ना, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल हो गया ना, 2 था तो 1/2 हो गया, जब 2/3 है तो 3/2 हो गया, तो x कितना आ गया, 0। आपके पास ये दो पॉइंट निकले, देखिए एक 1/8 और एक 0। 1/8 से तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली कभी भी, क्योंकि f'(x) 0 बताता है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसको एक बार जरूर चेक कर लो कि क्या ये फंक्शन को डिफाइन करेगा। चेक करना जरा, देखो अगर मैं 0 डालूं f(x) में तो 0 इज टू पावर 4/3 -6 इंटू 0 इज टू पावर 1/3 इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल f0 पर 0 मिल रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं मिल रहा, यानी 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। पहली चेकिंग हो गई। अब दूसरी चेकिंग ये देखो कि 1/8 और 0 में क्या दोनों ही इंटरवल में आते हैं या कोई एक आता है या कोई भी नहीं आता, तो दोनों ही आते हैं, -1 और 1। 0 -1 और 1 के बीच में आता है, 1/8 1 -1 और 1 के बीच में आता है, 1 से छोटा हुआ। ठीक है, यहां तक 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो यहां तक अगर कुछ क्लियर करना हो तो। ठीक है, थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करो कि अब इसको रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं फिर आगे, यानी अब मुझे जो f(x) की वैल्यू है वो किस पे निकालनी होगी, ये मैं रफली लिख रहा हूं बेटे, -1 पर, 0 पर, 1/8 पर और 1 पर, इसी पर वैल्यूज निकालनी होंगी। देखो रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों क्रिटिकल पॉइंट अपने पास हो जाएंगे। दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x। अपना f(x) क्या दे रखा है, f(x) अपना है 12 इंटू x टू दी पावर 4/3, 12 इंटू x टू दी पावर 4/3 माइनस 6 इंटू x टू दी पावर 1/3, 6 इंटू x टू दी पावर 1/3। ठीक है ना। अब हम अपना x की वैल्यू पहली लेते हैं -1,
12 इंटू -1 इज टू पावर 4/3, 6 इंटू -1 इज टू पावर -1/3। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन नहीं तो सब बहुत कमाल की कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी करूंगा। समझ रहा हूं तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो, 6th क्लास के, उस हिसाब से करता हूं। 12 -1 इज टू पावर 1/3 होल इज टू पावर 4। इसको ध्यान से देख लो, आ जाएगा। अच्छा, -1 का क्यूब रूट होता है -1, यहां पर भी -1 का क्यूब रूट हुआ -1, और -1 की पावर 4 हो गया +1, यानी +12 +6 आंसर इज 18। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये कोई दोबारा नहीं पूछेगा कैसे कैलकुलेशन हुई है, लेकिन अगर नहीं आया तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। ना समझने से अच्छा बेइज्जती ज्यादा अच्छी होती है। F0 है ना, F0 निकालते हैं। 12 इंटू 0 इज टू पावर 4/3 -6 इंटू 0 इज टू पावर 1/3। अब 0 की कोई भी पावर हो 0, 0 इंटू ऑल 0, ठीक है जी। अगला बेटा F 1/8 कितना आ गया, 12 इंटू 1/8 इज टू पावर 4/3 -6 इंटू 1/8 इज टू पावर 1/3। पहले 1/8 का हुआ क्यूब रूट, यानी बना 1/2, फिर 1/2 की हुई पावर 4, ये आ गया आपका 16, 6/2, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, है ना। 4 3 जा 12, यानी आंसर आ गया -9/4, 1/8 भी आ गया। अब निकालो F1। F1 की बात करूं तो 12 इंटू 1 इज टू पावर 4/3 -6 इंटू 1 इज टू पावर 1/3, 1 की कोई भी पावर हो 1, 12 - 6 आंसर इज 6। आपने सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखो ध्यान से, -1 पर निकल चुका है, 0 पर निकल चुका है, 1/8 पर निकल चुका है, और 1 पर निकल चुका है, ठीक है जी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, वो है 18। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 18, ठीक है। तो 18 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। 18 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पर है, एंड -1 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमम बेटा सबसे मिनिमम है -9/4, नेगेटिव आ रहा है, 0 तो नहीं है, तो -9/4 इज, एक मिनट, -9/4 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर है, एंड 1/8 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, करेक्ट। बुक में भी देख लेते हैं आंसर, -9/4 और 18। चलो जी बच्चों देखो, अब इस पे मुझे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस अब मुझे आप बता दो कि किसको किसको क्लियर हो गया, हैंड रेस कर दो। देखें पहले अटेम्प्ट में कौन कौन समझ गया, जो बहुत ध्यान से बैठा हुआ है। उज्जवल एंड अंकुर क्लियर है, ओके। उज्जवल, वेरी गुड, सभी को क्लियर, शाबाश बच्चों, शाबाश, ठीक है।
तो अब इससे ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा में कुछ नहीं है, आपने पूरी अलजेब्रा कर डाली मैक्सिमा मिनिमा की और आपने सारा का सारा एप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, समझ गए? खत्म। हाँ जी अमित कुमार, अब तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, क्लियर? सब बहुत परेशान थे ना मैक्सिमम मिनिमा को लेकर के। हाँ जी सर क्लियर है। ओके, यस। चलो अब आते हैं बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल पर, अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बस मैं यहां से समझा दूंगा, उसके बाद हम सीधे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेंगे, छोटे क्वेश्चन, जिससे आप उसके छोटे कंडीशंस को पहले समझ जाओ, फिर एनसीईआरटी के लिए तो वीडियो भी देख सकते हो जाएगा सारा। ठीक है ना? अब टेंजेंट एंड नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या सिचुएशंस हैं इसमें। अपने पास सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स का हम बनाते हैं ग्राफ, और ये भी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, y इज इक्वल टू एफ एक्स का बच्चे सपोज ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, समझने के लिए अगर कोई भी लाइन ग्राफ को किसी एक यूनिक पॉइंट पर टच करके निकले, जैसे ये, ठीक है, अगर ये एक पॉइंट पर टच करती है तो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन। जैसे टेंजेंट टू अ सर्कल पढ़ा था, वो भी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन टच करके निकलती है सर्कल को, लेकिन अब सिर्फ सर्कल की बात नहीं है, अब एनी कर्व की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए? बस उसको टच करे, तो जहां पर ये इस पॉइंट को टच करती है, सपोज वो पॉइंट हम P ले लेते हैं, इसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, वो टेंजेंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, टेंजेंट लाइन। लाइन इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यानी 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन का रोल इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कर्व पे ही पॉइंट P आ रहा है, कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का और कर्व का। ठीक है, एक और स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करे और जो टेंजेंट लाइन है उस पर वो परपेंडिकुलर हो, जो टेंजेंट लाइन है उस पर वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, सिर्फ उसी पॉइंट को नॉर्मल लाइन कहोगे जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, लेकिन किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो परपेंडिकुलर हो। सही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये तीनों पर आने वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट सपोज हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1 और y1। अब देखो, सबसे पहले हमें यह बताना होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब पहले समझो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या मतलब है। स्लोप सभी जानते हो, याद है? अगर एक लाइन जब x एक्सिस पर इंक्लाइंड होती है तो x के पॉजिटिव की साइड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वही होता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये है, अगर सपोज मैं इस एंगल को मान लेता हूं θ1, तो tan θ1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं θ2, तो tan θ2 इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल। दो स्ट्रेट लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, यानी नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप में क्या रिलेशनशिप है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। सारा का सारा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? करेक्ट।
और स्लोप कहाँ देखा जाता है, जैसे एक लाइन इंक्लाइंड हुई तो वो दो एंगल बनाएगी, एक इधर और एक इधर, θ1। तो हमें कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेना है जिससे स्लोप निकले, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ जिसकी ओपनिंग हो, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो θ1 इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर नॉर्मल को देखो तो ये दो एंगल बन रहे हैं, तो एक का फेस देखो नेगेटिव साइड है और एक का पॉजिटिव साइड है, तो हमें इसलिए कौन सा लेना है, θ2 जो पॉजिटिव साइड वाला है। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यही कंफ्यूजन होती है कि ले कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो जिसका फेस पॉजिटिव की तरफ होता है उसको आप लेते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें अब मैं हटा दे रहा हूं जो कि कंफ्यूजन ना हो, ये सिर्फ हमने डिस्कशन के लिए बात की थी। ओके, लेकिन अब जो स्लोप निकालना है बेटा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से नहीं निकालना है, मतलब जरूरत नहीं है उसकी, ना ही आपको स्लोप निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है कि भाई tan θ1। बाकी भाई क्वेश्चन में तो यूज होंगे, बट फिलहाल अभी हम कैलकुलस की एप्लीकेशन पर हैं कि भाई कैलकुलस हमें इसमें क्या हेल्प कर सकता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं dy by dx at the given point x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप डिफरेंशिएशन करते हो dy by dx का, और जब आप उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कह रहा है भाई 2 3 पर बताओ इसके टेंजेंट का क्या स्लोप होगा, तो आपने सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसमें 0.23 रख देना, यू गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ज्योमेट्रिकली वही बात है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पर जो θ1 एंगल बना रहा है उसका जो टेंजेंट है वो आपने निकाल दिया कैलकुलस की हेल्प से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा या कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए m1 इंटू m2 इज -1। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 मानता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू, m2 इज -1 अपॉन m1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट x1 y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब आप निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें होती हैं, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप। देखो स्लोप तो आपने निकाल दिया, पासिंग पॉइंट आपके पास क्या हुआ, px1 y1, नॉर्मल का भी पासिंग पॉइंट है, टेंजेंट का भी पासिंग पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या करेगा, पासिंग पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं एक याद दिलाता हूं तुम लोगों को, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट विद गिवन स्लोप, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आता होगा उम्मीद करता हूं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब बेटा पासिंग पॉइंट का पता होना, ठीक है, और स्लोप का पता होना। तो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस x1। यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग पूरे के पूरे चैप्टर में है। ठीक है, अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटे, टेंजेंट का स्लोप आपके पास है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, यानी m की जगह आपको इसको इस्तेमाल करना है। पासिंग पॉइंट x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी स्लोप पहले निकाल लोगे x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
वही सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज होनी है, बस स्लोप बदल देना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 dy by dx at point x1 y1 into x minus x1। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, वो सबसे लास्ट में करेंगे, पहले ये चीज हम समझ लें, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पेपर इस बार इतना मुश्किल वाला नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको, क्लियर है? तो थोड़ा इसको लार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये बस इन्हीं चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपको जब स्लोप दे देगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस वन, चाहे वो डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे, इनडायरेक्टली का मतलब ऐसे कह सकता है द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, the tangent to the curve make angle pi by 4 with this line, जो भी एंगल देना चाहे, तो इतने तरह के रिलेशन बनते हैं। नॉर्मल पैरेलल विद दिस लाइन, नॉर्मल परपेंडिकुलर विद दिस लाइन। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली से पहले हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने 11th में पढ़ा है, वो साथ साथ में रिवाइज करूंगा, एक साथ नहीं लिखूंगा, नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है ना, वो क्वेश्चन के साथ हम करेंगे, वो तुम लोगों को भी रिपीट होता जाएगा, आता तो होगा सबको, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको स्लोप गिवन है, तो आपको आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकाल लेना है। इक्वेशन तो सबसे बनानी पड़ेगी अगर पूछेगा तो, और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा तो आपसे स्लोप निकलवाएगा, और फाइनली इक्वेशन पूछ सकता है। मतलब मेन काम ये है कि स्लोप है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे इक्वेशन पूछेगा। समझ गए? क्लियर? अब बताओ टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो मैंने अभी बातें बताई, ये सबको क्लियर हो गई कि नहीं? यस सृष्टि? हाँ जी बच्चों, हैंड रेस कर दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन लेने शुरू करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं लूंगा, क्वेश्चन सीधे एग्जाम्पलर के लूंगा। उज्जवल, कोई डाउट? एक मिनट बच्चों, जरा मैं शेयर कर लूं। अब देखो बेटा, हम इस पे आ चुके हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। ये अभी इस पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई है। ठीक है, इस पे अभी आएंगे बाद में। ये भी अभी छोड़ देना है, ये सब बड़े क्वेश्चन मैंने रखे हैं, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है,
अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम्पल नंबर 22, 23rd आप पूछ रहे हैं, 6.4 का 23rd, ठीक है। लेकिन अभी पहले जो बेसिक मैंने पढ़ा है बेटा उसके अकॉर्डिंग पहले काम कर लूं फिर, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, चाहे तो आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना, सब करे हुए हैं सारे क्वेश्चन। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, आपको जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। किस पर इक्वेशन निकालनी है? एट 0 0। ध्यान दो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास अब है, यानी आपको अब क्या जरूरत है? स्लोप की जरूरत है, तभी आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब निकालिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, p भी ले सकते हो और 0 0 भी, फिर उसे लेट करना पड़ेगा, लेट p इज 0 0। तो 0 0 लिखा, cos 0 कितना हो गया? 1। ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं मिला है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, सॉरी बच्चों, लेकिन मुझे तो इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। अब आप निकालिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट मिल चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? -1। नॉर्मल का स्लोप आपको मिल गया, ठीक है, -1 अपॉन 1। अब निकालो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई नॉर्मल का स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 यानी 0, स्लोप इज -1, x माइनस x1। ब्रैकेट ऑफ किया, y इज इक्वल टू -x, x को शिफ्ट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? हैंड रेज करो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगला देखो बच्चों, द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर द टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस। ध्यान देना क्या बोला है? द पॉइंट ऑन द कर्व, भाई ऐसा कर्व पर पॉइंट होना चाहिए जहां से जब आप टेंजेंट बनाओ तो वो x एक्सिस के साथ π/4 बनाना चाहिए। अब आपको पॉइंट पूछा गया है, तो इसका मतलब आप इस बात पे ध्यान दो कि ये जो π/4 है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है बच्चे, मैं हमेशा ऐसी रफ फिगर बनाऊंगा अगर जो बात नहीं समझ में आएगी। आपको ये p निकालना है, कह रहा है जब आपने यहां से टेंजेंट बनाया तो वो एक्स एक्सिस के साथ π/4 बनाता है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया। तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमें इनडायरेक्टली गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 10 π/4, दैट इज 1। करेक्ट। अपना जो पॉइंट P है x1 y1 हमने मान लिया जिसको हमें निकालना है। कर्व अपने पास हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का हो गया dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। व्हाट अबाउट dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, करेक्ट। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, 1 अपॉन 2y1। अब जरा ध्यान दो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 1 है।
दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/2y1, y1 पहुंचा दो आप लेफ्ट पर, y1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब x1 कैसे निकालोगे? ठीक है, अब क्या करना होता है, ये वाली वर्किंग से कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा या x और y में रिलेशनशिप बनेगा, ध्यान रखना। इसके बाद हमें सीधा आना पड़ता है बेटे कर्व पर। कहां आना पड़ता है? कर्व पर। बिकॉज px1y1 lies on the curve, therefore this coordinate satisfy the equation of the curve, यानी y1 square is equal to x1, y1 square is equal to x1। अब आपको y1 पता है, this implies x1 is 1/2 whole square, this implies x1 is 1/4, this implies point P is 1/4, 1/2। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहले वाला जो स्लोप आप निकालेंगे बच्चों, उससे x1 या y1 में से कोई एक पॉइंट मिलेगा स्लोप की हेल्प से। फिर उसके बाद x1 या y1 या तो रिलेशनशिप उनमें बनेगा, कोई एक्सप्रेशन बन जाएगी, या सीधा पॉइंट निकल के आ जाएगा जैसे इसमें आ गया। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि आप सीधे जाते हैं कर्व पर, px1y1 कर्व पे लाई करता है, ध्यान दो p, यही मैं पहले समझा रहा था वहां पर कि p सबको सेटिस्फाई करेगा। Therefore this point also satisfy equation of the curve। तो आपके पास जरूर यूज होगा वो जब पॉइंट निकालना होगा। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1, y1 आपको पता है पुट कर दिया, x1 निकाल लिया। व्हाट आर द पॉइंट? 1/4, 1/2। इस पॉइंट से इस कर्व पर जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट जहां x एक्सिस को मिलेगा उसका एंगल π/4 होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ गया बी। देखो ध्यान से, कितने बच्चों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। कुछ मुश्किल लगा? शाबाश, सभी को क्लियर, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। हाँ, यस केशव, कोई दिक्कत? अब देखो, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ये निकालना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। कह रहा है आपको इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, सही है। इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो हम इक्वेशन को निकाल पाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो लाइन की इक्वेशन अपने पास हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन इज जब ये सारे ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना जो मैंने यहां सिलेक्ट किए हैं, तब आप बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है x + 3y = 8। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होती है बेटा, तो लाइन का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। याद होगा सबको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लाइन का स्लोप मिल गया। अब लाइन और नॉर्मल लाइन पैरेलल है, बिकॉज नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, therefore slope of normal is a straight line। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नॉर्मल का स्लोप आ गया -1/3। ओके, ठीक है, चलिए स्लोप पता चल गया, यानी अब मुझे पॉइंट चाहिए। लेट px1y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये सब जब एक नंबर का होगा तो फटाफट कर दोगे, अभी मैं डिटेल में लिख रहा हूं सारा। तो आपके पास जो कर्व है वो है बेटा 3x² - y² = 8।
अब पहले इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3 2 6x माइनस 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 8 का डेरिवेटिव हुआ 0. ठीक है ना. अब dy बाई dx निकालिए. dy बाई dx इज इक्वल टू -6 अपॉन -2y. माइनस और माइनस कैंसिल आउट. dy बाई dx आ गया 3x अपॉन y. dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1, तो ये आया 3x1 अपॉन y1. बट ये हमने निकाला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्या निकाला है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इसको मत कंपेयर कर देना गलती से, क्योंकि वो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है. अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है. कई लोग कहते हैं इसको रेसिप्रोकल डिफरेंशिएट कर दो, माइनस dx बाई dy. इन सब चक्करों में मत पड़ो, सीधे dy बाई dx निकालो और ऐसे करो. तो ये आ गया आपका -1 अपॉन 3x1 अपॉन y1. ठीक है. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? -1/3. देखो ध्यान से, y1 पहुंच गया ऊपर, -y1 अपॉन 3x1. 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस हट गया, y1 इज इक्वल टू x1. देखो मैं ये बताना चाहता था. अब आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, x1 y1 में आपको रिलेशनशिप मिला. वैल्यू नहीं मिली, x1 y1 में क्या मिला? रिलेशनशिप मिला. ठीक है. एक बार देख लो ध्यान से. प्रोसेस तो सब में कॉमन है, वो देख लिया होगा तुम लोगों ने. ठीक है. अब आ जाओ भाई, पॉइंट लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व. यूज करेंगे अब कर्व का. पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द कर्व therefore 3x1 square minus y1 square is equal to 8. अब आप किसी भी एक्सप्रेशन को चेंज कर लो, चाहे x1 को y1 की फॉर्म में कर लो या y1 को x1 की फॉर्म में कर लो. देखो y1 is equal to x1. This implies 3x1 square minus x1 square is equal to 8. ये आ गया बच्चों 2x1 square is equal to 8. This implies x1 square is equal to 4, x1 is equal to plus minus 2. x1 is equal to plus minus 2. अब आपके पास क्या कोऑर्डिनेट बन गए? जब आप x1 को रखोगे 2 तो y1 आएगा 2, यानी 2, 2. जब x1 को आप रखोगे -2 तो आ जाएगा -2, -2. तो इन दोनों से आपको इक्वेशन निकालनी है. हो जाएगी इक्वेशन y माइनस y1. स्लोप आपका है -1/3 x माइनस x1. तो आपके पास ये देखो प्लस माइनस वाली इक्वेशन में देखो कौन सी इक्वेशन बन पाएगी, वो आपको निकालनी होगी. ठीक है. कर लोगे? सॉल्व करो. चलो इसको सॉल्व करना नहीं आएगा, अगली क्लास में देखेंगे. अभी बताओ कितनों को समझ में आ गया? वेरी गुड. ठीक है. तो तुम लोगों का अभी काम क्या है? 6.5 एक्सरसाइज का. अगली में बेटे 6.5 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन नहीं, पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर देने हैं. वैसे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के दे रखे हैं 12 क्वेश्चन. 12, हाँ, पहले 12 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना और पूरा टेंजेंट नॉर्मल अगली क्लास में पढ़ लेना है. समझ गए? और नहीं समझ में आया तो इनकी वीडियो आपको देख लेनी है. करेक्ट. फिर भी नहीं आएगा तब हम डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा. समझ गए? क्लियर? तो बस अभी एंड करते हैं. कुछ और किसी को पूछना है? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है. तो क्लास एंड कर रहा हूं बेटा.